नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ग्रो विद गरिमा पर। क्या आप भी यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन में अधिगम सिद्धांत यानी लर्निंग थ्योरी से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर कंफ्यूज हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज, जिन्हें समझकर आप अपने एग्ज़ाम स्कोर को एक नया लेवल दे सकते हैं। अगर आप सच में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं अपने सिलेक्शन के एक कदम और करीब। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह अचानक आने वाली अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट पर निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, ऑप्शन बी कोहलर का गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन सी स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन डी पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोहलर का गेस्टाल्ट सिद्धांत। इसका कीवर्ड देखिए, अगर किसी भी उसमें इंसाइट या अंतर्दृष्टि की बात की गई है तो वो है कोहलर का गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम जो है पूर्ण से अंश की ओर होता है और अचानक आने वाली सूझ यानी इंसाइट पर आधारित होता है। यह थॉर्नडाइक के क्रमिक प्रयास और त्रुटि के विचार का जो है खंडन करता है, यानी कि उसे जो है उस विचार को नहीं मानता है। इसमें समस्या के संपूर्ण क्षेत्र का प्रत्यक्षीकरण करके जो है समाधान निकाला जाता है। यानी कि जो एक समस्या हमारे सामने होती है तो पहले उसका जो है संपूर्ण क्षेत्र, उसके आसपास क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम की जड़ तक जाइए और फिर जो उसको देखकर उसका अवलोकन करके जो हमें सूझ, जो हमारी अंतर्दृष्टि हमें बताती है, वो सोच कर जो है हम उसका समाधान निकालते हैं। यानी कि इनसाइट हमारी जो अंदर से हमें समझ आता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऋणात्मक पुनर्बलन यानी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए किसी वांछनीय व्यवहार को दंडित करना, ऑप्शन बी किसी अनुचित व्यवहार को पूरी तरह समाप्त करना, ऑप्शन सी किसी कष्टप्रद उद्दीपक को हटाकर वांछनीय अनुक्रिया को बढ़ाना, ऑप्शन डी व्यवहार में कोई परिवर्तन न लाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किसी कष्टप्रद उद्दीपक को हटाकर वांछनीय अनुक्रिया को बढ़ाना। देखिए, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ऋणात्मक पुनर्बलन दंड नहीं है, बल्कि यह एक अप्रिय स्थिति को हटाकर किसी अच्छे व्यवहार की दर को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए समझिए, देखिए, शोर से बचने के लिए खिड़की बंद करना एक ऋणात्मक पुनर्बलन है जो खिड़की बंद करने की क्रिया को बढ़ाता है। यह व्यवहार को सुदृढ़ करने की एक विधि है। अब चलते हैं अपने प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए अवधान, प्रतिधारण, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, अवधान, प्रतिधारण, पुनरुत्पादन, ऑप्शन सी है प्रतिधारण, अवधान, अभिप्रेरणा और पुनरुत्पादन, ऑप्शन डी है अवधान, पुनरुत्पादन, प्रतिधारण और अभिप्रेरणा। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधान, प्रतिधारण, पुनरुत्पादन और फिर अभिप्रेरणा। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बंडूरा के अनुसार सबसे पहले व्यक्ति मॉडल पर ध्यान यानी अटेंशन देता है, फिर जानकारी को याद यानी रिटेंशन करता है, उसके बाद व्यवहार को दोहराता यानी प्रोडक्शन है और अंत में फल मिलने की आशा में प्रेरित यानी मोटिवेशन होता है। यह अनुकरण के माध्यम से सीखने की जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4, गैगने के अधिगम पदानुक्रम में नियम अधिगम यानी रूल लर्निंग किस स्तर के ठीक बाद आता है? ऑप्शन ए समस्या समाधान अधिगम, ऑप्शन बी संप्रत्यय अधिगम, ऑप्शन सी विभेदीकरण अधिगम, ऑप्शन डी शाब्दिक साहचर्य अधिगम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट अधिगम।
देखिए, रॉबर्ट गैग्ने ने अधिगम के 8 स्तर बताए हैं, जिसमें नियम जो है, नियम अधिगम 7वें स्थान पर है। यह संप्रत्यय अधिगम यानी छठा स्तर के आधार पर विकसित होता है, जहाँ शिक्षार्थी 2 या 2 से अधिक संप्रत्ययों के बीच जो है संबंध स्थापित करना सीखता है। इसके बाद अंतिम स्तर जो है समस्या समाधान पर आता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी ZPD की अवधारणा क्या दर्शाती है? ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वह बच्चा जो स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ऑप्शन बी, बच्चे की वर्तमान क्षमता और बड़ों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली क्षमता के बीच का अंतर। ऑप्शन सी है, बच्चे की आनुवांशिक क्षमता की सीमा। ऑप्शन डी है, केवल रटने के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बच्चे की वर्तमान क्षमता और बड़ों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली क्षमता के बीच का अंतर। ठीक है, जैसे कि ये है बच्चे की वर्तमान क्षमता और ये हो गया बड़ों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली क्षमता, तो इनके बीच का जो अंतर है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ZPD वह दायरा है जहां बच्चा किसी कुशल मार्गदर्शक या शिक्षक की सहायता इसमें कहलाती है स्काफोल्डिंग। इससे उन कार्य को पूरा कर सकता है जो वह अकेले नहीं कर पाता। यह संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया पर जोर देता है। यह अधिगम को एक सामाजिक संवाद के रूप में देखता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आइकॉनिक यानी कि प्रतीकात्मक स्तर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, क्रियाओं के माध्यम से सीखना। ऑप्शन बी, मानसिक छवियों और दृश्यों के माध्यम से सीखना। ऑप्शन सी, अमूर्त संकेतों और भाषा के माध्यम से सीखना। ऑप्शन डी, केवल सुनकर सीखना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानसिक छवियों और दृश्यों के माध्यम से सीखना। देखिए, ब्रूनर ने अधिगम के 3 स्तर दिए हैं, सक्रियता यानी इनएक्टिव, दृश्यात्मक यानी आइकॉनिक और सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक। आइकॉनिक स्तर पर बच्चा चित्रों, रेखा चित्रों और मानसिक छवियों के माध्यम से जानकारी को संसाधित करता है। यह अवस्था संवेदी पेशीय अनुभवों के बाद आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 7। डेविड आसुबेल के अनुसार सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग कब घटित होता है? ऑप्शन ए, जब नई जानकारी को रटा जाता है। ऑप्शन बी, जब नई जानकारी को पूर्व स्थित ज्ञान से संबंधित किया जाता है। ऑप्शन सी, जब शिक्षण केवल व्याख्यान विधि से होता है। ऑप्शन डी, जब बच्चा बिना किसी बात के स्वयं खोज करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब नई जानकारी को पूर्व स्थित ज्ञान से संबंधित किया जाता है। देखिए, आसुबेल का मानना है कि अधिगम तभी सार्थक होता है जब नई सूचना को शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक ढांचे में पहले से मौजूद अवधारणाओं से जोड़ा जाए। इसे उन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर के माध्यम से समझाया है। यह रटकर सीखने यानी कि रोट लर्निंग के विपरीत एक सक्रिय प्रक्रिया है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। टोलमैन के चिन्ह अधिगम यानी कि साइन लर्निंग के सिद्धांत में प्रत्याशा यानी एक्सपेक्टेंसी का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, उद्दीपक के प्रति यांत्रिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी, लक्ष्य प्राप्ति के लिए बनाया गया मानसिक मानचित्र यानी मेंटल मैप। ऑप्शन सी, पुरस्कार का पूर्ण अभाव। ऑप्शन डी, केवल अभ्यास द्वारा सीखना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य प्राप्ति के लिए बनाया गया मानसिक मानचित्र। देखिए, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। टोलमैन ने व्यवहारवाद और संज्ञानवाद को जोड़ते हुए बताया कि जीव केवल प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि वातावरण का संज्ञानात्मक मानचित्र जो है विकसित करता है। वह संकेतों के आधार पर लक्ष्य की प्रत्याशा करता है। इसे अव्यक्त अधिगम यानी लेटेंट लर्निंग के रूप में भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न 9 पर। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में वेक्टर यानी सदिश और वैलेंस यानी कर्षण का क्या महत्व है? देखिए, ये प्रश्न आपके GRF क्रैक करने में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साबित होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा।
ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ये अधिगम की शारीरिक क्षमता को दर्शाते हैं। ऑप्शन बी ये व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण में प्रेरक शक्तियों और लक्ष्यों के आकर्षण और विकर्षण को दर्शाते हैं। ये केवल कक्षा के वातावरण के भौतिक पक्ष हैं। ऑप्शन डी ये बुद्धि लब्धि मापने के उपकरण हैं। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ये व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण में प्रेरक शक्तियों और लक्ष्यों के आकर्षण या विकर्षण को दर्शाते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए लेविन के अनुसार व्यवहार जो है व्यक्ति और उसके वातावरण का प्रतिफल है। ये इनका फॉर्मूला है, आप इसे याद रख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। B = F अंडर ब्रैकेट P.E। इसमें वेक्टर वह बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर धकेलता है, जबकि वैलेंस लक्ष्य का वह गुण है जो उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। यह अधिगम में अभिप्रेरणा के गत्यात्मक पक्ष पर बल देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न 10 पर। कार्ल रोजर्स के अनुभवजन्य अधिगम यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए एक तानाशाह निर्देशक की, केवल सूचना प्रदाता की, एक सुगमकर्ता की, या एक मूल्यांकनकर्ता की जो केवल अंक दे। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक सुगमकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर की। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। रोजर्स का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत छात्र केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है। इसमें शिक्षक का कार्य एक सुगमकर्ता के रूप में ऐसा वातावरण बनाना है जहां छात्र अपनी जिज्ञासा के अनुसार स्वयं सीख सके। इसमें जो है अधिगम को स्वप्रेरित और व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया माना गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न 11। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट का आधुनिक स्वरूप किस सिद्धांत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या सामाजिक अधिगम, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए थॉर्नडाइक का नियम कहता है कि जिस कार्य का संतोषजनक परिणाम मिलता है उसे जीव दोहराता है। स्किनर ने इसी विचार को पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का रूप में विकसित किया है, जहां परिणाम जो है व्यवहार के भविष्य में होने की संभावना को निर्धारित करता है, और यह व्यवहारवाद की जो है एक प्रमुख कड़ी है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न 12 पर। जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन और समायोजन यानी कि एकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी सामीकरण, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी संरक्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सामीकरण, इक्विलिब्रेशन। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए जब बच्चा नई सूचना का सामना करता है तो वह अपने पुराने स्कीमा का उपयोग करता है, यानी कि जो उसे पहले से जानकारी है उस बारे में, जो उसने अपने माइंड में स्कीम्स बनाई हुई हैं, का उपयोग करता है या उसमें बदलाव करता है। इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करने को सामीकरण कहते हैं, जिससे संज्ञानात्मक स्थिरता जो है आती है। यह बौद्धिक विकास का मुख्य प्रेरक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न 13 पर। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक CS और अस्वाभाविक अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होने के बाद यदि बार बार केवल CS दिया जाए और US यानी भोजन ना दिया जाए तो क्या होगा? देखिए CS हो गया हमारा अनुबंधित उद्दीपक और US यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुबंधित अनुक्रिया तीव्र हो जाएगी, ऑप्शन बी विलोपन हो जाएगा, ऑप्शन सी सामान्यीकरण बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी स्वतः पुनरावृत्ति होगी। सही उत्तर है ऑप्शन बी विलोपन हो जाएगा।
देखिए, यदि कुत्ते को केवल घंटी सीएस सुनाई जाए और भोजन न दिया जाए तो धीरे धीरे लार टपकने की अनुक्रिया जो है कम होकर समाप्त हो जाएगी। इसे विलोपन कहते हैं। यह दर्शाता है कि अनुबंधन को बनाए रखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किस अधिगम सिद्धांत के आधार पर किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन डी सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, बी.एफ. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांतों यानी तात्कालिक प्रतिपुष्टि और छोटे पदों का सिद्धांत का उपयोग करके अभिक्रमित अनुदेशन जो है विकसित किया है। इसमें छात्र अपनी गति से सीखते हैं और हर सही कदम पर उन्हें पुनर्बलन मिलता है। यह स्व अधिगम का एक प्रभावी तकनीक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, कोहलर के सुल्तान यानी जो चिंपैंजी है उनका नाम सुल्तान है, चिंपैंजी का नाम। सुल्तान पर किए गए प्रयोग में बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखना क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यांत्रिक अभ्यास, ऑप्शन बी उद्दीपक का सामान्यीकरण, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक पुनर्गठन, ऑप्शन डी ऋणात्मक स्थानांतरण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञानात्मक पुनर्गठन। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, सुल्तान ने समस्या के विभिन्न अंगों के बीच संबंधों को समझा। विभिन्न अंग हो गए उसके समस्या के, जैसे बक्से और केले। संबंधों को समझा और अपने ज्ञान को जो है पुनर्गठित किया। यह सूझ का परिणाम था, न कि बार बार की गई गलतियों का। यह सिद्ध करता है कि अधिगम जो है एक बौद्धिक सक्रिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 16, अधिगम के सूचना प्रसंस्करण मॉडल यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अनुसार स्मृति का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए अल्पकालिक स्मृति, संवेदी स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति, ऑप्शन बी संवेदी स्मृति, फिर अल्पकालिक और फिर दीर्घकालिक, ऑप्शन सी दीर्घकालिक फिर संवेदी और फिर अल्पकालिक, ऑप्शन डी संवेदी दीर्घकालिक और अल्पकालिक। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले आती है संवेदी स्मृति, फिर आती है अल्पकालिक और फिर आती है दीर्घकालिक स्मृति। देखिए, सबसे पहले सूचना जो है ज्ञानेंद्रिय यानी सेंसरी के माध्यम से आती है, फिर ध्यान देने पर वह कार्यकारी यानी अल्पकालिक स्मृति में जाती है। अंत में रिहर्सल और कोडिंग के बाद इसे दीर्घकालिक स्मृति में संचित किया जाता है। यह कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के समान जो है एक मानसिक प्रक्रिया होती है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न 17 पर। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किस बात पर सर्वाधिक बल देते हैं? ऑप्शन ए बाह्य व्यवहार और उद्दीपक पर, ऑप्शन बी व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और आत्मसिद्धि पर, ऑप्शन सी केवल मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र पर, ऑप्शन डी पशुओं के व्यवहार पर। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और आत्मसिद्धि पर। मैस्लो और रोजर्स जैसे मानवतावादी मानते हैं, यानी कि मैस्लो और जो कार्ल रोजर्स हैं, ये जो है मानवतावादी हैं, मानवतावादी विचारक हैं, यानी मनोवैज्ञानिक हैं। ये मानते हैं कि अधिगम जो है केवल कौशल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह पूर्ण मानव बनने की प्रक्रिया है। इसमें शिक्षार्थी की भावनाओं, मूल्यों और उसकी आंतरिक क्षमता के विकास को प्राथमिकता दी जाती है। यह शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों पर केंद्रित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न 18 पर। अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के समान तत्वों के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी थार्नडाइक, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी थार्नडाइक।
देखिए थार्नडाइक के अनुसार एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अधिगम का स्थानांतरण तभी होता है जब दोनों परिस्थितियों में कुछ तत्व समान हों। जितने अधिक आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे स्थानांतरण उतना ही अधिक प्रभावी होगा। यह सिद्धांत जो है मानसिक अनुशासन के पुराने सिद्धांतों का खंडन करता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न 19 पर। संवेगात्मक बुद्धि और अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, संवेगों का अधिगम से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी, उच्च संवेगात्मक बुद्धि अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। ऑप्शन सी, केवल बुद्धि या आईक्यू ही अधिगम का एकमात्र निर्धारक है। ऑप्शन डी, नकारात्मक संवेग अधिगम की गति को बढ़ाते हैं। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च संवेगात्मक बुद्धि अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। देखिए डैनियल गोलमैन के अनुसार जो है आत्म जागरूकता और संवेदकों का प्रबंधन अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि शिक्षार्थी तनाव मुक्त और संवेगात्मक रूप से संतुलित है तो उसकी संज्ञानात्मक क्षमताएं बेहतर कार्य करती हैं। संवेग मस्तिष्क के गेट कीपर की तरह होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सी निर्मितवादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा की विशेषता है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, शिक्षक केवल व्याख्यान देता है और छात्र सुनते हैं। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना जाता है। ऑप्शन सी, छात्र अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का सक्रिय निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी, रटने पर आधारित परीक्षाओं को महत्व दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का सक्रिय निर्माण करते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए निर्मितवाद जैसे पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार जो है ज्ञान दिया नहीं जाता बल्कि छात्र जो है उसे स्वयं बनाते हैं। कक्षा में चर्चा, प्रयोग के माध्यम से जो है और सहयोग के माध्यम से छात्र सक्रिय रहते हैं। यहाँ शिक्षक की भूमिका केवल एक मार्गदर्शक या फिर सुविधादाता की होती है। तो दोस्तों आज हमने अधिगम सिद्धांत से जुड़े टॉप 20 महत्वपूर्ण PYQs को विस्तार से समझा। उम्मीद है अब आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को लेकर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें। ऐसी ही और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के लिए जुड़े रहें ग्रो विद गरिमा के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सिलेक्शन के करीब आते रहिए। धन्यवाद।